इसमें अहम भूमिका धीरो ज्योति की है। मैंने तो जब प्रज्ञाशील बच्चे को उसमें सेक्रेटरी बनाया था मैनेजमेंट कमेटी में, तो वो अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सका जिससे ये पहचान बनती कि ये बौद्धों द्वारा, भारत के बौद्धों द्वारा किया हुआ कर्म है। यदि वही उस समय पर सही काम होता तो मैं समझता हूँ आज धीरो ज्योति की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो किसी तरीके से जमीन खरीद करके अपना प्लानिंग उसने तैयार किया। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हमारा एक बहुत अच्छे विषय को लेकर है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे विगत 6 सालों से, मेरे भिक्षु जीवन का लक्ष्य तो एक एक पल और एक एक क्षण समाज के लिए अर्पित है, समर्पित है। लेकिन मेरा एक मानना था कि बोध गया की पावन धरती पर 40-45 देशों के भव्य रूप में बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षित रूप में बुद्ध विहार स्थापित हैं, और बुद्ध विहारों के साथ साथ जब उनके देशों के लोग आते हैं तो उनके ठहरने के लिए भी उचित प्रबंध किए हुए हैं। लेकिन हमारे भारतवासियों का, भारत में जो रहने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं, उनका अभी तक कोई ऐसा प्रभावशाली बड़े पैमाने पर बुद्ध विहार नहीं था कि जिसमें 100-200-500 लोगों की व्यवस्था की जा सके, और वहाँ पर जो भिक्षु हैं वो भी बड़े परेशान रहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसी विषय को तवज्जो देते हुए हमने 2019 मार्च से प्रयास किया कि एक गया में ज़मीन ली जाए और एक भव्य रूप में बुद्ध विहार स्थापित किया जाए, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भव्य अतिथि गृह भी बनाया जाए। बहुत सारे उद्देश्य थे, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। उन पूर्तियों के लिए हमने ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया मार्च 2019 में शुरू की। मार्च में ज़मीन देख ली गई, लेकिन उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में कोरोना आया, 19, 20 और 21 तो ऐसे ही चला गया। लेकिन बाद में हमने कुछ ज़मीन देखी, धन न होने के कारण वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई। कुछ ज़मीनों को हमें छोड़ना पड़ा, कुछ ज़मीनों को वैसे उन्होंने कहा कि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ज़मीन बेचने वाले को तो टाइम पे रुपया चाहिए था। फिर अभी जो ज़मीन हमने ली, इसका एग्रीमेंट 16 अगस्त 2023 को किया गया। उसके बाद प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट बनाया गया, और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम पर ही लोगों से सहयोग की अपील की गई। सभी उपासक गणों ने बढ़ चढ़ के सहयोग करना शुरू किया। बीच बीच में कुछ आपदाएं, परेशानियां, बहुत दिक्कतें, कठिनाई, बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हम वो ज़मीन लेने में कामयाब तो हो गए। लेकिन उसी दौरान हमने 28.5 गच्छा ज़मीन के चलते हुए कुछ कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि रजिस्ट्री के टाइम पर उनको पैसा देना था। तो बीच में ये असमंजस बना हुआ था कि रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, ज़मीन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। कुछ हमारी टीम थी, रोहिणी की टीम थी, जैसे हमारे विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर रामजीत जी और एनसी गौतम जी और भी अन्य उनके सहयोगी गण, उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया। साथ ही हमारे ताराचंद दोहरे जी, वरिष्ठ समाज सेवी लखनऊ से, सत्य प्रकाश कुरील जी लखनऊ से, जो उनकी विशेष विधायक हैं, और भी ऐसे उपासक हैं जैसे हमारे विशाल आर्य जी, रंजीत सिंह जी और भी अन्य उपासक गण हैं। और हमारी इधर की टीम में देखा जाए तो हमारे उपासक सुरेंद्र बौद्ध जी, राम खिलाड़ी जी और ब्रजमोहन लाल जी, साथ ही सगवा सिंह जी जो वहाँ मौजूद नहीं हैं। हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। ज़मीन की सारी प्रक्रिया, रूपरेखा सबको पता है। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको पूरी जानकारी है। तो ज़मीन हमने ली थी 27 गट्ठा, लेकिन उसी दौरान जब उसकी नपत हुई तो वो ज़मीन 28.5 गट्ठा बैठी। तो ज़मीन को लेना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं इतनी ज़मीन को कहाँ डालूंगा, ज़मीन मालिक ने कहा, तो उस ज़मीन को लेना अति आवश्यक था। तो उसी के चलते हुए हमने उस समय पर कुछ उपासकों से उधार रुपए लिए थे। तो बहुत सारे चिंताएं सता रही थी कि कर्ज होगा, मुक्त होगा कि नहीं होगा, अभी तो कर्ज है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आप सबकी 6 साल की मेहनत, आप सबका धैर्य, अब वो आपने जो धैर्य का परिचय दिया, आपने जो सहयोग किया, साथ दिया, आर्थिक से लेकर तन से, मन से, धन से तथा मनोबल से जिन दानदाताओं ने साथ दिया, मैं उनका दिल से
अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं और वह सदैव साधुवाद के पात्र रहेंगे जिनके कर कमलों द्वारा आज बोधगया की पावन धरती पर जहां भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या बुद्ध बनने से पहले की थी, जिसको प्राग पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसको आज वर्तमान में डूंगरसरी पर्वत भी कहा जाता है। उसी के समीप यानी उससे 1 किलोमीटर पहले आप इस समय 28.5 गट्ठा जमीन के मालिक हैं और हर एक वो मालिक है जो बाबा साहब में, भगवान बुद्ध में आस्था रखता है। हर वो भारत का अम्बेडकरवादी बौद्ध है जो ये महसूस करता था कि भारत की धरती पर जो बोध गया है बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहाँ दुनिया से लोग सर झुकाने के लिए आते हैं, नतमस्तक होने के लिए आते हैं, वहाँ दुनिया के लोगों ने बुद्ध विहार बनाए, परंतु हमारे भारत के अम्बेडकरवादी बुद्ध विहार यानी अम्बेडकरवादियों का जो बुद्ध विहार होना चाहिए था नहीं है। सुनने में आया कि 27 बिस्सा जमीन आप ले रहे थे, कट्ठा 28.5 कट्ठा जमीन आपने ले कट्ठा और उसको बना दिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि थोड़ा सा हमारा जमीन थोड़ा बढ़ गया है। अब जमीन का तो क्रय विक्रय आपने कर लिया है, आपने बताया कि समाज के माध्यम से उसका कर्जा भी जो था 10-15 लाख रुपया बताया जो बढ़ गया है। अब उसके निर्माण की क्या रणनीति है? सर मैं पहले इस विषय को जरूरी है समाप्त करना। इस पल का हमारे हजारों लोगों को सुनने की इच्छा हो रही है। हजारों उपासक इस समय इंतजार हमारे कर रहे हैं कि वो खुशखबरी कब मिलेगी जब भंते जी ये बोलेंगे कि भंते जी ने जो वचन दिया है, क्योंकि अभी हमने जब कर्ज को लेकर के परेशान थे तो हमने एक मिशन बनाया, अपने ग्रुप में एक नाम रखा कर्ज मुक्त अभियान। कर्ज मुक्त अभियान में एक कदम बढ़ाएं और अपना सहयोग दें। तो जो हमारे ऊपर कर्ज था जमीन को लेकर के, उससे आज हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जमीन को लेकर के जो विषय चल रहे थे, जैसे कर्ज कैसे जाएगा, रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है, असमंजस मामला बना हुआ था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जमीन की रजिस्ट्री 4 मार्च 2025 को हो गई है। भूमि पूजन 30 मार्च 2025 को पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी के द्वारा, इनके करकमलों द्वारा वहाँ हो चुका है, जिसमें सत्यप्रकाश कुरिल जी से लेकर के बहुत सारे अधिकारी और हमारे सुरेंद्र जी, राम खिलाड़ी जी, ब्रज मोहन लाल जी और भी अन्य बौद्ध उपासक विजेंद्र सिंह जी सब अपने अपने मित्रों के साथ गए थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि मैं भारत के बौद्धों को और जो खास तौर पे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ये जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि आज हम पूरी तरह से ज़मीन के विषय पे जो चर्चा चल रही थी आज पूरी तरह से मुक्त हैं। ज़मीन के विषय को लेकर 1 रुपया भी हम पे कोई कर्ज नहीं है और हम उसके लिए पुनः सभी दानदाताओं को साधुवाद देते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए, अपना धैर्य रखते हुए हमें सहयोग किया। हम उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। क्या रणनीति रहेगी आगे उसके निर्माण की? उसकी रणनीति इस प्रकार है कि अभी ज़मीन है, ज़मीन में फिलहाल हमने तारकशी कर दी है, खम्भे गाड़ करके। अभी मैं जल्दी में गया था तो जानवरों के देखते हुए वो टूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये कह सकते हैं कि फिलहाल हमारा जो अगला कदम है, वहाँ पे कुछ भिक्षुओं की इच्छा है कि वो वहाँ रहना चाहते हैं और हमारी भी इच्छा है क्योंकि वो भिक्षुओं के लिए बनी है, उपासकों के लिए बनी है, बुद्ध विहार बनेगा। तो फिलहाल उसकी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। 2-4 कमरे यानी 3-4 कमरे वहाँ बनने बहुत ज़रूरी हैं, समरसेबल लगना बहुत ज़रूरी है और साथ ही उसके गेट 2 गेट कम से कम उसमें लग जाएं और बौद्ध भिक्षु और साथ ही साथ शौचालय वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं उसका होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, ताकि भारत के बौद्ध उस ज़मीन को देख पाएँ और भिक्षु वहाँ रह करके उस ज़मीन की देख रेख कर सकें। कोई नंबर ऐसा दीजिए जो आपके माध्यम से उपासकों तक पहुँच जाए जो इस वीडियो को देखकर दमदार करना चाहे आपको। देखिए पहले जी पहली बात तो हमने जो भी सहयोग लिया अब तक प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के खाते में लिया है, हम आपको उससे भी आपको अवगत करा देंगे, QR कोड भी हम देंगे। लेकिन फिलहाल उसका एक नंबर आप नोट कर सकते हैं 9968389094 9968389094 ये UPI नंबर है। मेरा दानदाताओं से एक अपील रहेगी, विशेष आग्रह रहेगा कि जो भी आप दान दें इस नंबर को, जो भी आप दान देंगे वो अपनी स्लिप, दानदाताओं की दान की जो स्लिप है उसको व्हाट्सएप अवश्य करें, जिससे कि हम उनको रसीद भेज सकें और हमें जानकारी रहे कि किसके द्वारा ये दान प्राप्त हुआ है। बड़े बंधु जी, बड़े कई सालों से एक लोगों में जिज्ञासा थी कि भारत का बुद्ध विहार बोधगया की धरती पर कब बनेगा और आप उस सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने वहाँ जैसे भंते जी ने बताया कि भूमि पूजन भी हो चुका है, तो क्या इस मौके पर कहना चाहेंगे? मैं इस मौके पर सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोगों की लालसा थी कि वह भारत के बुद्ध विहार होना चाहिए, इसमें अहम भूमिका धीरो ज्योति की है। मैंने तो जब प्रज्ञाशील बच्चे को उसमें सेक्रेटरी बनाया था मैनेजमेंट कमेटी में,
तो वो अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सका जिससे ये पहचान बनती कि ये बौद्धों द्वारा, भारत के बौद्धों द्वारा किया हुआ कर्म है। यदि वही उस समय पर सही काम होता तो मैं समझता हूँ आज थीरो ज्योति की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो किसी तरीके से जमीन खरीद करके अपना प्लानिंग उसने तैयार किया। अभी जैसे मंत्री ने बताया कि उसका निर्माण बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो किस तरीके की निर्माण के अंदर उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी उपासकों के लिए? देखो, कोई भी दृष्टि से हम बुद्ध के धम्म को देखेंगे तो भिक्षुओं का और उपासकों का आपस में जो है सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। जब तक उपासक और भिक्षुओं यानी भिक्षुओं का और उपासकों का आपस में संवाद नहीं होगा तब तक धम्म की जो प्रगति है होनी चाहिए, नहीं हो पाएगी। मैं ये कहूँगा बुद्ध का दर्शन जो है दान पारमिता से शुरू होता है, और जिन लोगों ने दान पारमिता का परिचय किया उनकी उस दान भावना के कारण ही इतनी बड़ी जमीन वहाँ खरीदी गई, जो आज एक तरह से भारत के बौद्धों के लिए गर्व का विषय है। और उसके लिए भारत के भिक्षुओं को और उपासकों को, थीरो ज्योति को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने कथित यानी परिश्रम से उस जगह को खरीदा और बौद्धों के लिए उसने जो भूमिका बनाई है। मैं ये कहूँगा फिलहाल तुरंत एक वहाँ बाउंड्री वाल होना चाहिए, उसके साथ समर पंप लगना चाहिए पानी का। 1-2 कमरे जब बनेंगे तो उसमें लैट्रिन बाथरूम बनेगा, तो उसमें 2-4 भिक्षु रहेंगे। जब 2-4 भिक्षु रहेंगे तो वहाँ उसका भावी नक्शा क्या प्लानिंग है, भिक्षु निवास बनेगा, वहाँ मेडिकल एड होगी, या छोटे छोटे श्रावणेरों का प्रशिक्षण केंद्र होगा, या वहाँ पर कभी कभी संगोष्ठियाँ होंगी, संवाद होंगे। इस दृष्टि से उसका पूरा नक्शा बना करके वहाँ लगा दिया जाएगा। जो भी लोग जाएंगे देखेंगे कि ये प्लानिंग है इनका फ्यूचर प्लान, वो स्वतः ही अपने आप दान देने की उनका भावना जागृत होगी। इस समय एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, थीरो ज्योति ने जब से अपने श्रावणेर जीवन में प्रवेश किया है, मैं ये बड़ी यानी एक तरीके से एक ऐसी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे बंदे मेरी बात से खपा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। जिस आदमी ने श्रावणेर बन करके इस समय पर ये 23वां उसका भिक्षु जीवन का वर्षावास है, 23वां, यानी श्रावणेर को जोड़ करके भिक्षु जीवन को जोड़ करके उम्र की दृष्टि से देखें तो 39 वर्ष उम्र है। इतनी अल्प आयु में भिक्षु बन करके स्वयं संघर्ष करके पूरे देश का कोई प्रदेश नहीं छोड़ना, विदेशों में जाना, धर्म के प्रति लोगों में आस्था पैदा करना, विभिन्न प्रांतों में जाके लोगों को जगा करके स्ट्रगल करके संघर्ष करके वन मैन हैंडलिंग करके, यानी एक तो ये होता है कि बहुत सारी टीम काम करती है, वन मैन हैंडलिंग किया, बाद में लोग जुड़ते गए और ये कारवा उसने कर दिया। तो इतनी उम्र में इतना बड़ा कारवा कर देना, मैं समझता हूँ 50 वर्ष के भिक्षुओं का जीवन हो गया, श्रावणेर बने हो गया, लेकिन वह आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके बुद्ध गया की धरती पर। आज भी जब मैं जाता हूँ वहाँ तो वियतनाम के लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे देश के भत्ते लाइन लगा के वहाँ जाते हैं और पालती मार के खाना ऐसे खाते हैं जैसे ये स्वयं इन्होंने इस व्यवस्था को उत्पन्न किया है। बहुत खेद की बात है कि जो विदेशी लोग भारत के भिक्षुओं को खाना दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, मंदिर को दान दे रहे हैं, उसके बदले में हमारा देश का भिक्षु उनको क्या दे रहा है? जो लोग दान देते हैं उन्हें क्या मिलता है? क्या उनको सुख शांति मिलती है? कैसा उनको व्यवहार मिलता है? इस जमीन से अगर ऐसा काम होगा तो विश्व में इसका नाम रोशन होगा। अपील ये करनी है कि कल मुझे पूरे 23 साल हो चुके हैं और 21 सितंबर को हमने टारगेट रखा था। हमने कहा था कर्ज, हमारी प्रबल इच्छा है कि किसी भी हाल में हम 21 सितंबर तक कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। उपासकगणों ने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए
ये माइक, अच्छा। तो उपासकों से हमने इच्छा रखी थी कि ये जो जन्मदिन आएगा, मैं जन्मदिन नहीं मनाता, मुझे जन्मदिन मनाने में किसी प्रकार कोई रुचि नहीं है, पर मैंने उपासकों से कहा कि लोग केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मेरे लिए आप सबकी बधाई वही होगी कि मैं कर से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। उपासक गणों ने विश्वास रखते हुए सहयोग किया और कल हम दिनांक 21 सितंबर 2025 तक पूर्ण रूप से कर से मुक्त हुए हैं। और मैं पुनः ये कहूँगा, आने वाली 14 दिसंबर, पहले हमने 23 दिसंबर की चर्चा की थी कार्यक्रम की, लेकिन बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और शादियां भी बहुत होती हैं नवंबर में, तो हमने 14 दिसंबर फाइनल किया है। 14 दिसंबर को कार्य प्रारंभ होगा, 14 दिसंबर को कार्य प्रारंभ होगा उसी भूमि पर जो भूमि आप सबके महत्वपूर्ण योगदान से ली गई है। और मैं ये और अपील करूँगा, जिन्होंने दान दिया है, सहयोग किया है, या जिन्होंने नहीं भी किया है, वह भी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आमंत्रित हैं, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उस कार्य में तन से, मन से, धन से तथा मनोबल से सहयोग करना चाहिए।